आज इस वीडियो में हम उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उससे रिलेटेड 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी वर्ष 1950 में की गई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124 के 2 में दे रखा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 के 4 के तहत दे रखी है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक न्यायाधीशों की बात की गई है। यहाँ कार्यवाहक न्यायाधीशों से क्या मतलब है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 126 में की गई है। अनुच्छेद 127 की अगर हम बात करें तो अस्थायी न्यायाधीश, इससे क्या मतलब है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी अनुच्छेद 126 के तहत। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इससे क्या मतलब है कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति होगी। अनुच्छेद 128 में ये चर्चा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट जो है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो अनुच्छेद 139 है, जिसमें अभिलेख न्यायालय की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 130 जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 131, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत है। उसके बाद हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 132 या 1 से 134 में कौन सा अधिकार आता है उच्चतम न्यायालय का, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का अधिकार आता है। अनुच्छेद 136 का जो संबंध है वो विशेष अनुमति याचिका से है। अनुच्छेद 137 काफी इंपॉर्टेंट है, पुनर्विचार शक्ति। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विचार शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी रखी है, तो अनुच्छेद 137 के तहत दे रखा है। अनुच्छेद 139 में मामलों का स्थानांतरण की बात की गई है। अनुच्छेद 141 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 की अगर हम बात करें तो पूर्ण न्याय की शक्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद 143 की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श करेगा। राष्ट्रपति से परामर्श नहीं, राष्ट्रपति को परामर्श करेगा। गलत टाइपिंग है। अब हम उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे, जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। आज का हमारा पहला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। जैसा कि हम ऊपर से भी पढ़ के आए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। सब मिला के टोटल 34 लोग हो जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 के 4 में दी रखी है। ये हम पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, जैसा कि हमने अनुच्छेद करते समय पढ़ाई है, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। अनुच्छेद 131 संबंधित है। अनुच्छेद 131 जो है वो किससे संबंधित है। अनुच्छेद 131
मूल क्षेत्राधिकार से, मूल क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार नहीं, तो मूल अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो हम पहले पढ़े हैं 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है, लेकिन अनुच्छेद 131 है जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, उसके मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि विशेष अनुमति याचिका SLP किस अनुच्छेद में है। SLP की अगर हम बात करें तो इसका अनुच्छेद 131 है, हम सब ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, उसी को हम बार बार रिकॉल करेंगे जिससे कि हमें हमारी चीजें याद हो जाए। अनुच्छेद 141 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 141 का संबंध जो है वो बाध्यकारी निर्णय से है कि उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय देता है तो वह निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा, सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, इससे ही संबंधित है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। पूर्ण न्याय की शक्ति किस अनुच्छेद में है। पूर्ण न्याय की शक्ति की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 142 के तहत है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य स्थान क्या है, तो ये हम सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है मुख्य स्थान उसका नई दिल्ली के अंदर है। न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में है। न्यायाधीशों के वेतन की अगर हम बात करें तो इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करने में इसीलिए इजी हो जाता है पहले पढ़ने से। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 126 के तहत दे रखी गई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 128 के तहत दे रखा गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है संसद के भीतर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राज्य बनाम राज्य विवाद सुनता है, यह कौन सा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट राज्य बनाम राज्य विवाद सुनता है, यह अधिकार मूल क्षेत्राधिकार है। यह अधिकार कौन सा है, मूल क्षेत्राधिकार है। कौन सा अनुच्छेद मामलों के स्थानांतरण से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 139 जो है 139 का ए मामलों के स्थानांतरण से संबंधित है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो है वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी, 26 जनवरी, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे। 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र किसे दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 132 से 134 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 132 से 134 जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मूल क्षेत्राधिकार अभी जब हम पढ़ के गए थे तो वो आर्टिकल 129 के तहत है। ठीक है, ऐसे ही रिकॉल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अंतिम आदेश कौन देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अंतिम आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अंतिम आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उपरोक्त सभी सिद्धांतों पर सुप्रीम कोर्ट का न्याय का जो निर्णय का सिद्धांत है वो आधारित होता है। अनुच्छेद 126 की अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनर्वाविलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किससे मिलती है। तो न्यायिक पुनर्वाविलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से मिलती है। ठीक है, ये हमारा सही है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब है हरिलाल जे कानिया। इसके जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये स्वतंत्रता के बाद की बात की जा रही है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस प्रकार का न्यायालय है? तो हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील भी होती है, मूल क्षेत्राधिकार भी होता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। तो ये उपरोक्त सभी प्रकार का न्यायालय है। अनुच्छेद 144 का संबंध किससे है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सभी प्राधिकरणों द्वारा सहायता, इसका संबंध अनुच्छेद 144 से है। इस प्रकार हमने उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और उसके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने